नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो न केवल आईएएस में और पीसीएस में पूछे जाते हैं, बल्कि आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जो लोग हिंदी साहित्य से स्नातक की परीक्षा दे रहे हैं या स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आईएएस दे रहे हों चाहे पीसीएस दे रहे हों, ये तीन टॉपिक भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, इन तीनों को आप अलग अलग तो रट लेते हैं, पर तीनों की जो समझ है, एक तो पहले याद रखिए हिंदी साहित्य रटंत नहीं है, रटने वाला विषय है ही नहीं। तीनों की जो समझ है, विशेषकर तुलनात्मक समझ, वो बहुत जरूरी है। क्या तीनों में ऐसा रहा है जो कॉमन रहा है? कौन सी ऐसी बातें रही हैं कि तीनों युग में निरंतर बनी थी? क्या तीनों युग में परिवर्तित हुए? भाषा का परिवर्तन कैसा था? भाव का परिवर्तन कैसा था? संवेदनाएं किस प्रकार बदल रही थीं और शिल्प किस प्रकार बदल रहा था? तो दोस्तों, आइए इनको जानने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें तो बहुत फैक्चुअल हैं जिनको आप हमेशा जेहन में रखते हैं। पहली बात कि दोस्तों, भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य की आधुनिक धारा शुरू हुई और ठीक भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग आया, द्विवेदी युग के पश्चात छायावादी युग, यानी ये तीनों धाराएं आधुनिक हिंदी साहित्य की धाराएं हैं। हिंदी साहित्य को यदि 4 कालखंडों में बांटा जाए, आदिकाल तो उसे आप जानते हैं आदिकाल ही कहते हैं, वीरगाथा काल शुक्ल जी ने। पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल के नाम से जानते हैं, उत्तर मध्य काल रीति काल और आधुनिक काल जिसे शुक्ल जी ने गद्य काल कहा। आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, इसके आगे आप देखते हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता धारा, समकालीन कविता धारा, अकविता और भी कई धाराएं आई। दोस्तों, ये जो भारतेंदु युग है और छायावादी युग, ये दोनों आईएएस की परीक्षा में दोनों टॉपिक हैं। द्विवेदी युग सीधे सीधे बीपीएससी में है, बिहार लोक सेवा आयोग में, परंतु आप आईएएस वाले या यूपी पीसीएस वाले इस मुगालते में मत रहिएगा कि यहाँ से प्रश्न नहीं आते। यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं। द्विवेदी युग में खड़ी बोली का विकास, महावीर प्रसाद द्विवेदी का खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के प्रति योगदान, या सरस्वती पत्रिका, या नारी के प्रति उपेक्षा का भाव, या कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, काव्य रूपेक्षिता, इतिवृत्तात्मकता, कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते। या हिंदी साहित्य में अनुवाद कार्य, तो हिंदी साहित्य का जो अनुवाद कार्य है या गद्यानुवाद है, वो यदि आप देखें तो सबसे अधिक द्विवेदी युग में। आपने नाम सुना होगा श्रीधर पाठक वगैरह का, द्विवेदी युग के रचनाकारों का नाम आपने सुना होगा, कई नाम हैं, देखते हैं। दोस्तों, भारतेंदु युग की काल सीमा 1850 से 1900 तक मानी गई और द्विवेदी युग की काल सीमा 1900 से 1920 तक मानी गई, और इसीलिए छायावाद की काल सीमा 1920 से 1936 तक। कुछ लोग कहते हैं कि छायावाद की शुरुआत 1918 से ही हो गई, परंतु याद रखिएगा, ठीक है, 18 में पंत और प्रसाद की कुछ रचनाएं उभर करके आई थी,
परंतु दोस्तों मामला यह है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन 1920 तक संभालते रहे और जब तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य में बने हुए थे, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कर रहे थे, तब तक कोई और धारा उनके रहते फल ही नहीं सकती थी। इतने प्रकांड विद्वान थे। व्याकरण के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में, निबंध लेखन के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में, हिंदी के मानकीकरण को लेकर कई योगदान रहे हैं उनके। तो इसलिए द्विवेदी युग की काल सीमा 1900 से 1920 और छायावाद की काल सीमा 1920 से 1936, 1900 से 1920 द्विवेदी युग और छायावाद 1920 से 1936। दोस्तों, शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रथम उत्थान कहा और द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान। तो जाहिर सी बात है छायावाद तृतीय उत्थान है। यहीं से आपको एक समता समझ में आएगी कि इसका मतलब क्या रहा है। आइए इसको समझें। क्यों कहा गया होगा प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान? या फिर डॉक्टर नगेंद्र जैसे आलोचकों ने क्यों भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा होगा और छायावादी युग को राष्ट्रीय जागरण का प्रौढ़ काल कहा होगा? दोस्तों, कुछ बातें अत्यंत सहज हैं जिनको जान लेना आवश्यक है। और अभी आपने ये सुना या मैंने इस बात की चर्चा की कि इन तीनों कालों में राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीय चेतना का उत्थान हुआ, जिसे नाम दिया गया दोस्तों नवजागरण परक चेतना। इस नवजागरण परक चेतना के और भी कई नाम रहे, जैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जैसे पुनरुत्थानवाद, या राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। इसे ही पुनर्जागरण, नवजागरण कई नामों से जाना गया। आप समझ सकते हैं कि 1850 से 1900 तक भी हम गुलाम थे। 1900 से 1920 इस काल में भी हम गुलाम थे, पराधीन थे। 1920 से 1936 यहाँ भी हम पराधीन थे। पराधीनता को खत्म करने के लिए नवजागरण परक चेतना आई। यह नवजागरण परक चेतना एक ऐसी अंतर्दृष्टि है, या यूं कहें एक ऐसी तुलनात्मक दृष्टि है, या एक ऐसा विवेकजन्य आलोक है जो अतीत और वर्तमान के बीच तुलना को उद्घाटित कर सके कि किस प्रकार हमारा अतीत स्वर्णिम था, किस प्रकार हम अतीत में निर्दोष थे, किस प्रकार हम अतीत में सोने की चिड़िया की उपमा से जाने गए। भारत ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, समृद्धि सभी क्षेत्रों में विश्व गुरु था। यानी अतीत में
हम विश्व गुरु थे। अतीत में दोस्तों हम अपराजेय थे। शक आए, हुण आए, यवन आए, कई आक्रांत आए और हमने सबको मार भगाया। तो भारत की अतीत की संस्कृति कहाँ स्वर्णिम थी, श्लाघ्य थी, हम अपराजेय थे, विश्व गुरु थे। और वही वर्तमान में यानी यहाँ हम क्यों पराधीन हो गए? तो फिर पराधीनता के कारणों को तलाशने की कोशिश की गई और उन कारणों में सबसे बड़े कारण थे सामाजिक विभेद, सांप्रदायिकता, जातिगत भेद, छुआछूत, फूट, डाह, यानी पूरा समाज आपसी विभेद का शिकार था। रूढ़ियों और कर्मकांडों में फंसा समाज आपस में खंडित था, विभाजित था और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसीलिए नवजागरण परक चेतना का पहला काम कि अतीत और वर्तमान के बीच तुलना करना और यह बताना कि अतीत में हम कौन थे और वर्तमान में क्या हो गए और अभी पता नहीं भविष्य में क्या होंगे। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। भारतेंदु युग के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं, तबही लखियो जहाँ एक दिन रहत कंचन बरसत। जरा उस अतीत को देखिए जहाँ सोने की बारिश होती थी। हम समृद्ध थे, तह चौथाई जन रूखी रोटी को तरसत। प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं भारतेंदु युग के रचनाकार। और यही बात द्विवेदी युग के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, हम कौन थे अतीत में, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। जरा समझिए। और तब क्षयवादी रचनाकारों ने कहा, जागो फिर एक बार। शेरों के माद में आया सियार, जागो फिर एक बार। ये सियार कोई और नहीं, अंग्रेज। और अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया। हम भारतीय लोग सभी समस्याओं से बेखबर मोह निद्रा में सो रहे थे और मुट्ठी भर व्यवसायी ये अंग्रेज व्यापार के नाम पर, ठगी के नाम पर हमें लूट गए। तब भारतेंदु युग के रचनाकार भारतेंदु जी अपने नाटक भारत दुर्दशा में लिखते हैं, रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो दोस्तों नवजागरण परक चेतना का दो काम है। एक तो अतीत और वर्तमान के बीच तुलना प्रस्तुत करना कि हम अतीत में समृद्ध थे, हमारा अतीत स्वर्णिम था और वर्तमान किस प्रकार पराधीनता से जर्जर है। उसका दूसरा काम, पहला काम तुलनात्मक विवेक उत्पन्न करना, तो दूसरा काम यदि अतीत स्वर्णिम था तो उससे क्यों न प्रेरणा ली जाए। कहते हैं भारतेंदु जी कि लिखते हैं कि उस भारत को देखो तो जिसे ईश्वर ने सबसे पहले धन बल दिया और वही सोई अब सबके पीछे परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। सबके पहिले जही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिले जही ईश्वर सभ्य विधाता कीनो, सोई अब सबके पीछे परत लखाई। अरे अतीत में भारत विश्व गुरु था, सभ्यता सबसे अधिक फली फैली, लोकतंत्र को देखा जाए, धर्म दर्शन को देखा जाए, ज्ञान विज्ञान, ये सभी शाखाएं भारत में फली फूली और वही भारत आज सबसे पीछे एक प्रकार से पिछड़ गया है, पराधीन हो गया है। तो दोस्तों नवजागरण का दो काम, पहला काम तुलना करना, अतीत कैसा वर्तमान कैसा,
और दूसरा काम कि यदि वर्तमान में हम पराधीन हैं, गुलाम हैं, और अतीत में हम श्रेष्ठ थे, स्वर्णिम थे, तो क्यों ना अतीत के मूल्यों से प्रेरणा ली जाए और वर्तमान को संवारा जाए। इसीलिए नव जागरण को अतीत से प्रेरित माना गया और इसे नाम दिया गया पुनरुत्थानवाद। क्या नाम दिया गया? इसे नव जागरण। अतीत में हम कभी जगे थे, समझिएगा, अतीत में हम दोस्तों जगे थे, इस वर्तमान में हम सो गए। जगे थे, पराधीन हुए, यानी हम सो गए। तभी जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। फिर से जागना, नव जागरण, पुनर्जागरण, इसे ही सांस्कृतिक जागरण। तो दोस्तों, इन तीनों कालखंडों की एक चेतना है जो तीनों में कॉमन है, उसे नाम दिया गया नव जागरण परक चेतना या राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण या पुनरुत्थानवाद। अब क्यों कहा गया इसे प्रथम उत्थान, इसे द्वितीय उत्थान, इसे तृतीय उत्थान? इसे भी समझने लायक है। जरा पहले यहाँ तक देखिए तो समझिए क्यों कहा गया होगा प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो नवजागरण परक चेतना है वो भारतेंदु युग में आरंभिक चरण की है, द्विवेदी युग में मध्य चरण की है और छायावादी युग में प्रौढ़ चरण की है। जरा इसको समझने के लिए कुछ बातों पर विचार कीजिए। आपको याद होगा कि अंग्रेज जब भारत में आए थे आरंभिक रूप में, तो उन्होंने हमारा आर्थिक शोषण किया था। कैसा शोषण किया था? आर्थिक शोषण। और फिर उनका शोषण बढ़ता गया। आर्थिक शोषण से अगले चरण में हमारा राजनैतिक शोषण किया। हड़प नीति को, सहायक संधियों को अपनाकर, आपने सुना होगा। और फिर अंत में यानी प्रौढ़ चरण में उनका शोषण कागजी हो गया। कागज कलम के माध्यम से वो हमारा शोषण कर रहे थे, यानी सांस्कृतिक शोषण। हमें सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाना चाह रहे थे। कई नीतियां थीं उनकी, कई सिद्धांत थे। व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, श्वेत जातियों पर अश्वेत जातियों का भार, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, शिक्षा का अधोगति निस्पंदन सिद्धांत। यानी हमें रुचि, आदत और फैशन से गुलाम बनाना चाह रहे थे। बड़ा सीधा है कि आरंभ में हमारा शोषण अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण किया। कैसा शोषण किया दोस्तों? आर्थिक शोषण। आगे चलकर हमारा कैसा शोषण किया? राजनैतिक शोषण। और उससे भी आगे हमारा शोषण किया सांस्कृतिक शोषण। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार का शोषण था उसी प्रकार साहित्य में विरोध भी दर्ज किया गया। भारतेंदु युग के रचनाकारों ने आर्थिक शोषण का ही विरोध किया। भारतेंदु जी लिखते हैं, अंग्रेज राज सुखसाज सबय अति भारी, पय धन विदेश चली जात है यह अति ख्वारी। उन्होंने लिखा कि यह ठीक है कि अंग्रेजी राज में सुख सुविधाएं हैं, किंतु हमारा धन विदेशों में जा रहा है, धन का बहिर्गमन हो रहा है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इसी बात की चिंता भारतेंदु जी अपने नाटकों में करते दिखाई पड़ते हैं, यानी आर्थिक शोषण का विरोध। इसीलिए भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान कहा गया।
राजनीतिक शोषण यदि दूसरे चरण पर था, अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा हमारा राजनीतिक शोषण हो रहा था, हड़प नीति वगैरह को अपना रहे थे, तो द्विवेदी युग के रचनाकार, आपने राम नरेश त्रिपाठी का नाम सुना होगा, मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना होगा, आपने नाथूराम शर्मा शंकर का नाम सुना होगा। मैथिली शरण गुप्त एक रचना लिखते हैं, भारत भारती, 3 खंडों में है, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड। अतीत में भारत के स्वर्णिम मूल्यों की स्थापना है, वर्तमान में हम क्यों गुलाम हुए, और उसका भविष्यत खंड उद्बोधनात्मक है, जगाने वाला। राम नरेश त्रिपाठी इसी राजनैतिक शोषण को उद्घाटित करते लिखते हैं, पराधीन रहकर हम अपना सुख शोक नहीं कह सकते, सोग शोक से बना है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकते हैं। इसी बात को नाथूराम शर्मा शंकर उद्घाटित करते हैं, कहते हैं, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। जरा समझिए, उग्र राष्ट्रीयता का भाव यहाँ आया, लड़ने मरने की बात कर रहे थे ये। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, जो चढ़ता पहले व्योम वही गिरता मार्तंड है। क्या हुआ कि हम गुलाम हो गए? घबराइए मत, संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उद्यम से, मेहनत से संभव ना हो, और उद्यम मेहनत के लिए उत्साह चाहिए, और उत्साह भरने का काम कविता कर सकती है। इसीलिए कविता ऐसी हो जो समाज को जगाए। और तब गुप्त जी लिखते हैं, न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि द्वितीय चरण में उग्र राष्ट्रीयता आई। कविता ने सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता को अंग्रेजों के खिलाफ ललकारने का काम किया। और दोस्तों, ये जो तीसरा चरण है, प्रौढ़ चरण, इसे तृतीय उत्थान इसलिए कहा गया क्योंकि अंग्रेज यहाँ हमारा सांस्कृतिक शोषण कर रहे थे। इसलिए छायावादी युग के रचनाकार भी आप समझ लीजिए कि हमें सांस्कृतिक जागरण से जोड़ रहे थे। और तब निराला छायावाद में लिखते हैं राम की शक्ति पूजा, और जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कामायनी। यदि ये दोनों रचनाएं आपने पढ़ी हैं तो कामायनी के 15 सर्ग हैं, चिंता सर्ग से लेकर के आनंद सर्ग तक। 15वां सर्ग मनोवैज्ञानिक विकास को दर्शाते हैं, समरसता का पाठ पढ़ाते हैं, आनंदवाद का पाठ पढ़ाते हैं। इसके 3 मुख्य पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा। मनु यानी मन, श्रद्धा यानी हृदय भावना, ईड़ा यानी बौद्धिकता। मानो जयशंकर प्रसाद यह समझा रहे थे कि मन तभी संतुलित होगा जब भावना और बौद्धिकता, मन के 2 हिस्से हैं, दोनों में संतुलन हो। अंग्रेजों को हम सिर्फ भावना या आध्यात्मिकता के बल पर नहीं हरा सकते थे। अंग्रेजों को हराने के लिए भावुकता के साथ बौद्धिकता की भी आवश्यकता थी। इसलिए छायावादी रचनाकार इन दोनों के सामंजस्य की बात कर रहे थे। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना, इसके नायक राम भी हैं। वह एक और मन रहा राम का जो नहीं थका, स्थिर राघवेंद्र को रह रह हिला रहा संशय। राम का एक मन लौकिक है, दूसरा मन अलौकिक है। राम का एक मन भावुक है, दूसरा मन बौद्धिक है। इसलिए भावुक राम जैसे ही बौद्धिकता का प्रयोग करते हैं, माता कहा करती थी सदा राजीव नयन, यह है उपाय,
तो राम को उपाय मिल जाता है। शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी दाईं आंख को ही नील कमल बनाकर चढ़ाती। मानो ये रचनाकार उस समय की राष्ट्रीय जनता को, पराधीन भारत की जनता को यह सीख दे रहे थे कि भारत की अपनी शक्ति है आध्यात्मिक ऊर्जा। भारतीय जनता भावनात्मक ऊर्जा से चालित है, किंतु वही भारतीय जनता यदि भावना आध्यात्मिकता के साथ बौद्धिकता और वैज्ञानिकता का सामंजस्य कर ले तो इन दुष्ट अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। इसीलिए कविताएं लिखी गईं, शेरों के माद में आया आज सियार, जागो फिर एक बार। जागरण, बीती विभावरी जागरी। आप देखेंगे जितनी कविताएं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, और तब एक समरसता, मानो जैसे लोकतंत्र का आदर्श कैसा हो छायावाद में ही सिखाया जा रहा था। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सारे जग को सुखी बनाओ। मानो ये रचनाएं सीख दे रही थीं कि लोक मंगल के उद्देश्य से ही समाज का गठन होगा, पराधीनता खत्म हो और उसके बाद का जो भारत होगा वह लोक मांगलिक। आराधन का दो उत्तर दृढ़ आराधन से, राम की शक्ति पूजा। दृढ़ आराधन कोई और साधना नहीं बल्कि समाज की रक्षा के लिए की गई साधना है। राम इसी दृढ़ आराधन को करते हैं। रावण आराधन करता है व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो दोस्तों, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ कॉमन बातें हैं। क्या? इन तीनों में नवजागरण परक चेतना है। नवजागरण परक चेतना दो संस्कृतियों में तुलना करती है। अतीत को श्रेष्ठ मानकर वर्तमान को सुधारने के लिए अतीत से प्रेरणा लेती है। यह भी माना गया कि नवजागरण परक चेतना अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के प्रति चिंतनशील है, विचारशील। इसलिए मैथिली शरण गुप्त, हम कौन थे अतीत, क्या हो गए वर्तमान और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। यह माना गया कि नवजागरण परक चेतना इस भाव को रखती है कि अतीत से प्रेरणा लेकर यदि वर्तमान को संशोधित कर लिया गया, वर्तमान सुधर गया, तो भविष्य अपने आप संवर जाएगा। कितनी बात समझ में आई? कुछ बातें समझ में आ रही हैं? तो देखिए अगले मुद्दों को। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग न केवल आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विश्वविद्यालयीय स्तर पर भी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री की परीक्षाओं में भी इनसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इधर मेरे जहन में एक बात कौंध रही है कि अब इन पर तुलनात्मक प्रश्न भी आएगा। तो तुलनात्मक प्रश्नों को करने के लिए कुछ खास बातों को समझने की आवश्यकता है। और वो क्या है? दोस्तों, भारतेंदु युग से आधुनिकता की शुरुआत तो हुई, लेकिन वह अंतर्विरोध मूलक थी। कैसी आधुनिकता थी? अंतर्विरोध मूलक। अर्थात द्विवेदी युग से आधुनिकता की वास्तविक शुरुआत हुई। इसलिए कुछ आलोचकों ने यह कहा कि भारतेंदु युग बेशक आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, लेकिन द्विवेदी युग आधुनिकता का वास्तविक प्रवेश द्वार है। क्यों?
भारतेंदु युग में दोस्तों राष्ट्रीय चेतना आई, लेकिन साथ ही दरबारी प्रवृत्तियां भी बनी हुई थी। यानी जो रचनाकार थे राष्ट्रीय भावों की चर्चा तो कर रहे थे, किंतु साथ ही श्रृंगारिक प्रवृत्तियों, रीतिकालीन प्रवृत्तियों, आप रीति निरूपण की बात करें, नायिका भेद या नक्सिक वर्णन, सौंदर्य चित्रण, इस ओर भी उनका रुझान था। इसलिए भारतेंदु युग के जो रचनाकार थे उनमें अब भी अंतर विरोध व्याप्त थे। एक तो यह भी समझिए कि यहाँ राष्ट्रभक्ति आई, लेकिन साथ ही राजभक्ति भी बनी हुई थी। मतलब भारतेंदु युग के रचनाकार एक तरफ राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर रहे थे, नवजागरण परक चेतना का, तो साथ ही अंग्रेजी राज की प्रशंसा भी कर रहे थे। अब इसका क्या मतलब होता है कि भाई यदि आप अंग्रेजों की प्रशंसा करेंगे तो यह देशद्रोह होगा, और यदि आप राष्ट्र की प्रशंसा करेंगे तो यह राजद्रोह होगा। एक ही रचनाकार दोनों काम यदि करे तो इसे अंतर विरोध कहेंगे, परस्पर दो विरोधी बातों के बीच टकराहट। यदि भारतेंदु जी को भी ले लें तो आप देखेंगे उनके नाटकों में एक ही पद में एक पंक्ति, अंग्रेज राज सुख साज सबय अति भारी। अंग्रेजों की भक्ति कर रहे हैं, राजभक्ति, अंग्रेजी राज की प्रशंसा। और वही भारतेंदु जी अगली ही पंक्ति में देखिए, पैधन विदेश चली जात है यह है अति ख्वारी। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ राष्ट्र की चिंता है तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की प्रशंसा भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारतेंदु युग में भाषा के स्तर पर भी अंतर विरोध देखा गया। आप देख सकते हैं कि ब्रज भाषा भी है और खड़ी बोली भी है। भारतेंदु जी ने स्वयं माना था कि कविता यानी पद्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग आवश्यक है और गद्य के लिए खड़ी बोली। जाहिर सी बात है कि भारतेंदु युग में ये अंतर विरोध बने हुए थे, लेकिन द्विवेदी युग आते आते दोस्तों दरबारी प्रवृत्तियां पूरी तरह खत्म हो गई। यहाँ श्रृंगार चित्रण के लिए जगह नहीं थी, नायिका भेद के लिए स्थान नहीं था। और तब द्विवेदी युग यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग रखा गया, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि साहित्य में चींटी से लेकर हाथी पर्यंत समस्त पशु, रंक से लेकर राजा पर्यंत समस्त मनुष्य, बिंदु से लेकर सिंधु पर्यंत समस्त जल, अनंत आकाश, अनंत पर्वत, अनंत सागर, अनंत पृथ्वी, सब पर कविता हो सकती है। तो फिर साहित्य विलास में और श्रृंगार में क्यों डूबा है? उन्होंने स्पष्ट किया कि साहित्य मनोरंजन और विलास की वस्तु नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, उन्होंने साहित्य के 3 उद्देश्य बताए: उपदेशात्मक, नैतिकतावाद और स्वदेश्य मूलकता। इसीलिए उनके सबसे बड़े शिष्य चेले मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मतलब साहित्य का काम
राष्ट्रीय जागरण है, जन जागरण है, समाज को एक करना है, राष्ट्र को पराधीनता से मुक्ति दिलाना, फिर वह साहित्य कहाँ नायिका भेद में और श्रृंगार चित्रण में फंसा है। इसलिए दोस्तों, द्विवेदी युग में वास्तव में उग्र राष्ट्रीयता की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है दोस्तों? और दूसरी बात कि यहाँ राजभक्ति के लिए कोई जगह नहीं रह गई। ये मरने मारने की बात कर रहे थे। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा। ये सीधे सीधे एकता की बात कर रहे थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। लिखते हैं, जैन बौद्ध पारसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोटि कंठ मिलकर कह दो आपस में है भाई भाई। ये जानते थे कि समाज जब एक होगा तो उसे पराधीनता से मुक्ति बहुत आसानी से मिलेगी। इसलिए यहाँ राजभक्ति के लिए कोई जगह नहीं, उग्र राष्ट्रभक्ति आई। और जहाँ तक भाषाई अंतर विरोध का सवाल है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जिनका ध्यान ब्रज क्षेत्र पर है वो तो ब्रज भाषा में कविता लिखें, परंतु जिनका ध्यान संपूर्ण आर्यावर्त पूरे भारत पर है उनकी भाषा खड़ी बोली ही होगी। इसलिए दोस्तों, द्विवेदी युग में गद्य हो या पद्य हो, दोनों के लिए एकमात्र भाषा खड़ी बोली आई। और तब माना गया कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली का वास्तविक विकास हुआ। ऐसे भी आप समझें, राष्ट्रीय जागरण या नव जागरण के प्रसार के लिए उस समय के बृहद क्षेत्र की भाषा की आवश्यकता थी। जनता को जगाने के लिए उस समय के बृहद क्षेत्र में बोली जाने वाली संपर्क भाषा की आवश्यकता थी और वह भाषा खड़ी बोली थी। तो द्विवेदी युग से सारे अंतर विरोध खत्म हुए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? यानी आधुनिकता की शुरुआत भारतेंदु युग से तो हुई, किंतु आधुनिकता की वास्तविक शुरुआत द्विवेदी युग से हुई। सारे अंतर विरोध खत्म हो गए, एकमात्र भाषा खड़ी बोली बन कर के आई। करेक्ट है, छायावाद में भी भाषा खड़ी बोली ही रही, किंतु वह तत्समनिष्ठ बनकर आई। कैसी? पंत प्रसाद निराला की भाषा जो है वह काव्यात्मक भाषा लगभग तत्समनिष्ठ है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कारण राम मनु ऐसे पात्रों की चर्चा के क्रम में इन्होंने तत्समनिष्ठ भाषा का ही प्रयोग किया। दोस्तों, आइए देखते हैं तीनों कालों के रचनाकार कैसे थे और उन्हें किन किन धाराओं में बांटा गया। यदि बात की जाए भारतेंदु युग की, तो दोस्तों भारतेंदु युग के रचनाकारों को दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। भारतेंदु मंडल के रचनाकार और गतानुगतिक धारा के रचनाकार। बहुत आसान है समझ। दोस्तों, भारतेंदु युग के अंतर विरोध मूलक होने में इन दोनों धाराओं का योगदान रहा है। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में यदि आप देखें तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास,
यदि और देखें तो राधा कृष्ण दास, और दोस्तों गतानुगतिक धारा के रचनाकारों में देखा जाए तो लच्छीराम, बेनी द्विज, काशी सेवक दास, ललित माधुरी, ललित किशोरी, कवि सरदार। दोस्तों गतानुगतिक धारा, गत यानी पीछे जाना। भारतेंदु युग के ठीक पहले कौन सी धारा थी? रीतिकाल। और रीतिकाल की विशेषताएं क्या थीं? श्रृंगार चित्रण, नायिका भेद, रीति निरूपण। समझिए आप, यानी इस धारा के भारतेंदु युग में ही दो धाराएं थीं। इस धारा के कवि रीतिकालीन प्रवृत्तियों की चर्चा कर रहे थे, तो भारतेंदु मंडल के कवि राष्ट्रीय जागरण से जुड़े थे। जाहिर सी बात है कि भारतेंदु युग का अंतर्विरोध मूलक होना स्वाभाविक था। शुक्ल जी इस बात से इनकार नहीं करते कि भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य की धारा जनोन्मुखी हुई, यानी रीतिकाल में जो सामंती परिवेश था उससे साहित्य धीरे धीरे अपना पल्ला झाड़ते हुए जनता के लिए साहित्य जुड़ता गया। किंतु फिर भी अभी भी दो गुटों के रचनाकार थे, इसलिए भारतेंदु युग में अंतर्विरोध व्याप्त था। दोस्तों यदि द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में भी दो प्रकार के रचनाकार हुए। पहली धारा को अनुशासनवादी धारा के नाम से जाना गया और दूसरी धारा को स्वच्छंदतावादी धारा के नाम से। अनुशासनवादी धारा के कवियों में यदि आप देखें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरे मैथिली शरण गुप्त, तीसरे सियाराम शरण गुप्त। दिख रहा है बोर्ड पर साफ साफ? ना दिखे तो अपने मोबाइल लैपटॉप को जूम करके देखिएगा तो अक्षर साफ साफ दिखेंगे। क्योंकि बहुत सारे नाम लिखने हैं इसलिए बहुत बड़ा लिखा भी नहीं जा सकता है। चौथी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध। पांचवें नाथूराम शर्मा शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर। छठे बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये सभी अनुशासनवादी धारा के रचनाकार थे। क्यों अनुशासनवादी कहा गया इन्हें? क्योंकि इन पर द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों का पूरी तरह प्रभाव था। उपदेशात्मकता यानी समाज सुधार, राष्ट्रीय जागरण के लिए रचना, नवजागरण परक चेतना का प्रसार कर रहे थे, नारी स्वतंत्रता और नारी सशक्तिकरण के लिए रचना लिख रहे थे, बौद्धिकता के प्रसार के लिए रचना लिख रहे थे। इन्होंने भक्ति और ईश्वर को मानवतावादी लोकवादी रूप से जोड़ने की कोशिश की। यानी इनका मुख्य काम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों का प्रसार करना, इसलिए अनुशासन में थे। दोस्तों स्वच्छंदतावाद का अर्थ होता है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल उज्जड़ थे, अनुशासन में नहीं थे, उदंड थे, ऐसी बात नहीं है। स्वच्छंदतावाद का दो अर्थ है। पहला अर्थ
कि प्रकृति का जो मानवीय कृत रूप का चित्रण करे, प्रकृति का मानवीकरण करे, प्रकृति को बंधनों से मुक्त करके, प्रकृति को रहस्यवादी बंधनों से मुक्त करे, प्रकृति को दिव्यता के चादर से बाहर निकालकर उसके लोकवादी, उसके मानवीय सजीव रूप का उद्घाटन करे, निर्जीव प्रकृति को सजीव मानव की तरह उन्मुक्त चित्रित करना ही स्वच्छंदतावाद है। ऐसी बात नहीं कि ये राष्ट्रीय धारा से नहीं जुड़े थे, ये भी राष्ट्रीयता का प्रसार कर रहे थे, किंतु प्रकृति का मानवीकरण इनमें हावी था। स्वच्छंदतावादी धारा के रचनाकारों में सबसे प्रमुख रचनाकार, शुक्ल जी ने उन्हें सच्चे स्वच्छंदतावादी कहा, श्रीधर पाठक थे। कौन थे? श्रीधर पाठक। यदि दूसरे रचनाकार को देखें तो मुकुटधर पांडे, इन्होंने पहली बार छायावाद शब्द की चर्चा की थी। फिर देखें तो रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और सबसे चर्चित नाम राम नरेश त्रिपाठी। सबसे चर्चित नाम राम नरेश त्रिपाठी। समझिए दोस्तों, भारतेंदु युग के रचनाकार, कुछ बातें अब तुलना में समझिए। भारतेंदु युग के रचनाकार जहां अवतारवाद की कामना कर रहे थे, राष्ट्र को मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण के कल्कि अवतार की कामना कर रहे थे, कहो कहाँ करुणा निधान केशव सोए। भारतेंदु जी लिखते हैं, जय सतयुग थापन करन नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तलवार करी कृष्ण कल्कि अवतार। हे कृष्ण, तुम कल्कि का अवतार लो और अपनी तलवार से अंग्रेजों के आतंक को खत्म करो। तो भारतेंदु युग में जहाँ ईश्वर के अवतार की कामना की जा रही थी, वहीं द्विवेदी युग के रचनाकारों ने ईश्वर को लोक रूप में, मानव रूप में देखने की कोशिश की। कहते हैं गुप्त जी, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो। गुप्त जी राम के बारे में कहते हैं, उनके राम कहते हैं, आया नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का संदेश सुनाने, मैं तो आया हूँ भूतल को ही स्वर्ग बनाने। तो भारतेंदु युग में जहाँ अवतार की फिर से कामना की गई, वहीं द्विवेदी युग में ईश्वर अवतारी रूप की जगह लोक रूप में नजर आए और छायावाद में भी राम है, निराला के राम। लेकिन छायावादी ईश्वर जितने आध्यात्मिक हैं उतने ही बौद्धिक हैं, जितने भावुक हैं उतने ही वैज्ञानिक हैं। यानी भक्ति देखिए पूरी तरह आध्यात्मिक है, यहाँ पूरी तरह लौकिक बौद्धिक है द्विवेदी युग में, और छायावाद में भक्ति आध्यात्मिकता और बौद्धिकता दोनों के सामंजस्य से खड़ी होती है। बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? जहाँ भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों में नवजागरण परक चेतना, आप देखें राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का अंतर विरोध, सामाजिक उत्थान की बात, कर्मकांडों का विरोध यहाँ किया गया, रूढ़ियों का विरोध। वहीं भारतेंदु युग में एक और प्रवृत्ति आई, समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति क्या है कि साहित्य को विकसित करने के लिए, साहित्य को संवर्धित करने के लिए कविता को माध्यम बनाया गया ताकि आशु कवित्व को जन्म दिया जा सके, शीघ्र कविता। इसके लिए कई संस्थाएं गठित की गई। आपने नाम सुना होगा, कविता वर्धिनी सभा, कवि समाज, रसिक समाज। कवियों को पुरस्कृत करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए
समस्या पूर्ति का खेल खेला जाता था, जहाँ कविता की एक पंक्ति दी जाती थी, कविता की एक पंक्ति दी जाती थी, उसे समस्या कहा जाता था। जो उसकी दूसरी पंक्ति पूरी कर दे तो दूसरी पंक्ति को समस्या पूर्ति कहते थे। क्या कहते थे? समस्या, और उसकी दूसरी पंक्ति समस्या पूर्ति। क्या है, जैसे एक उदाहरण से समझिए। कालिदास के ज़माने में भी समस्या पूर्ति थी। कालिदास कहीं जा रहे थे, रास्ते में अंधकार हो गया, तो एक वेश्या के घर में रुक गए। उन्हें मालूम नहीं था कि वह वेश्या है, और वो वेश्या भी नहीं जानती थी कि ये आप आदि कवि कालिदास हैं, महाकवि कालिदास हैं। वेश्या जब तक इन्हें खाना वगैरह देती रही तब तक उधेड़ बुन में पड़ी थी। तो कालिदास ने पूछा कि भद्रे कोई समस्या है? उसने कहा, रहने दो पथिक, तुम क्या करोगे जान के। इन्होंने जब आग्रह किया तो उसने बताया कि अवंती नरेश ने एक समस्या रखी है, जो उसकी पूर्ति कर देगा उसे आधा राजपाट मिलेगा। तो कालिदास ने कहा, क्या समस्या है? तो समस्या की पहली पंक्ति थी कि बाला तौ मुखाम्बुजे कथमिन्दीवरद्वयम्। पंक्ति थी कमलात कमलोत्पत्ति श्रूयते न च दृश्यते। कमल से कमल की उत्पत्ति ना तो सुनी गई है ना देखी गई है। कालिदास ने कहा बस इतनी ही समस्या है। तुरंत उन्होंने उसकी पूर्ति कर दी। बाला तौ मुखाम्बुजे, हे भद्रे, हे सुंदरी, तुम्हारे मुख रूपी कमल में दो नेत्र रूपी कमल कथम इंदीवरद्वयम्, दो नेत्र रूपी कमल खिले हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कमल से कमल की उत्पत्ति होती है। मेरे द्वारा देखी जा रही है बात, तुम्हारे द्वारा सुनी जा रही है। कहते हैं कि उसी वेश्या ने लालच में आकर के कालिदास की हत्या कर दी कि कहीं आधा राजपाट यह न ले ले। रीतिकाल में भी समस्या पूर्ति थी। आलम और शेख का प्रकरण था। आलम जाति के ब्राह्मण थे, हिंदू थे, और शेख एक मुसलमान रंगरेजन। प्रेम में पड़ करके आलम ने धर्मांतरण कर लिया। सोचिए प्रेम कितना गाढ़ा रहा है शुरू से ही। तो आलम अपनी पगड़ी रंगने के लिए भेजे थे शेख के पास। उस पगड़ी की खूंट पर कोने पर गिरह में एक कागज का टुकड़ा बंधा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था, कनक छरी सी कामिनी काहे की कटी छीन। कनक के 3-4 अर्थ होते हैं। कनक यानी सोना, कनक यानी धतूरा, कनक यानी गेहूँ, और कनक कमल की डंडी को भी कहते हैं कि कमल की डंडी की तरह पतली दुबली सुंदरी, तुम्हारी कमर और पतली क्यों। शेख को लगा कि मुए आलम ने छेड़ा है, तो उन्होंने पगड़ी को खूब बढ़िया रंगा और फिर एक दूसरे कागज पर उसकी पूर्ति लिख के भेज दिया। लिखा क्या? कटी के कंचन काट विधि कूचन मध्य धरी दीन। कनक छरी सी कामिनी काहे की कटी छीन, कटी के कंचन काट विधि कूचन मध्य धरी दीन। विधि यानी ब्रह्मा ने हम सुंदरियों की कमर के हाड़ मांस को, मिट्टी को काट कर वक्ष में भर दिया, इसीलिए कमर पतली है। अब आप समझ सकते हैं कि समस्या पूर्तियों का खेल बहुत पहले से भी था, किंतु भारतेंदु युग में श्रृंगार के साथ साथ राष्ट्र और समाज से भी जोड़ दिया गया। जैसे भारतेंदु की एक समस्या थी, यानी समस्या मिली थी, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानत है, और इसकी पूर्ति उन्होंने की, यह संग में लागी ये डोले सदा, बिन देखे न धीरज धारती है, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानत है। अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युग के रचनाकार थे। उन्होंने भी एक समस्या पूर्ति लिखी थी। लिखा कि पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया महारानी, और इसकी पूर्ति की, जबलों सूरज चंद रहे सातो सिंधु में पानी, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया महारानी। अंग्रेजी महारानी की प्रशंसा कर रहे थे। यही वजह है कि भारतेंदु युग में राजभक्ति भी थी, अंग्रेजी राज की प्रशंसा भी थी।
दोस्तों, आप देखेंगे कि द्विवेदी युग में भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ आई। जैसे भारतेंदु युग में इतिवृत्तात्मकता थी, वैसे ही द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में जैसे समस्या पूर्ति थी, वैसे ही द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता थी और साथ में काव्य रूपेक्षिता। अब तक जो साहित्य में नारी उपेक्षित थी उसे याद करने की कोशिश की गई। तो जरा इन दोनों बातों को हम लोग फिर से समझने की कोशिश करें विस्तार से। पहले यहाँ तक देखिए।